अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2 में हम फर्दर जो है वो टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। मेन टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे पार्ट 2 में। नंबर 1 तो ये वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जो कि कुछ कंसेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं, इनका थोड़ा सा ओवरव्यू इसका होगा। देन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें एक स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसके बाद हम उसको जो है वो देखेंगे फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखें कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर आप इस फिगर पे जो है वो गौर करें, बुक को भी आपने सामने रखना है कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी था। सिमिलरली उसी तरह हेड टू टेल रूल के तहत ये इनिशियल वेक्टर था, ये जो सेकंड वेक्टर है ये यहाँ पे आ गया, यानी इसकी टेल इसके हेड पे, ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। और रिजल्टेंट वेक्टर आपको पता है कि जो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया उसका, ठीक है। और इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें आप, ये वेक्टर ए है, इसके ये कंपोनेंट जो है वो ए वाई हो जाएगा और ये ए एक्स हो जाएगा। सिमिलरली ये वेक्टर बी है, इसका ये बी एक्स, जो कि ये इधर भी मैंने शो किया है, और ये बी वाई कंपोनेंट हो जाएगा, और ये ए वाई इसी तरह ये ए वाई है। ऑब्वियसली अब ये पूरे का जो रिजल्टेंट है वो ये आर है, तो अगर आर का आर वाई होगा तो वो इन दोनों का सम होगा बी वाई प्लस ए वाई। अगर आर एक्स जो है इसको देखना होगा तो वो ये ए एक्स प्लस ये बी एक्स, इन दोनों का सम होगा, जो कि यहाँ पे लिखा है कि आर एक्स किसके इक्वल है ए एक्स प्लस बी एक्स। सिमिलरली आर वाई किसके इक्वल है ए वाई प्लस बी वाई। हम इसको जो है वो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं। आपको पता है एक्स के लॉन्ग आई एंड वाई के लॉन्ग जे यूनिट वेक्टर जो हम लिखते हैं, तो ये फॉर्म भी आप ध्यान में रखें। तो ये आर एक्स आपको पता है इसके इक्वल है, यहाँ पे ये पुट कर दिया, आर वाई इसके इक्वल है, यहाँ पे ये पुट कर दिया। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये फार्मूला कैसे है। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो आपको पता है फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड ये जो वेक्टर है उसका स्क्वायर, तो ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया। एंगल फाइंड करना हो तो हमने पहले ही आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बताया था कि एंगल जो है वो थीटा, जो ये फाइंड करना हो हमने, तो ये आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स tan थीटा के साथ, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बुक से आप इसको मजीद जो है देख लें, सिंपल फार्मूला है। लेकिन जो चीज़ अहम है कि ये एंगल तो बेसिकली हम जो है वो फाइंड करने के लिए बेसिकली जो कैलकुलेटर से वैल्यू आती है हमारे पास, वो ये फाई आता है, जो कि टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ये फर्दर आपको मैं बताता हूँ कि एंगल आपने किस तरह फाइंड करना है। जब फाई आपके पास आ जाए तो देन आपको एंगल जो एक्चुअल वैल्यू है वो किस तरह आपको आइडिया लेना चाहिए, वो आपको अच्छी तरह कंसेप्ट्स कुछ जो है ज़हन में रखने हैं आप। मैं इसको रेज करता हूँ, वो भी सिंपल है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूँ, ये क्वाड्रेंट उसी तरह जो एक सिंपली जो हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेंट, ये एक्स है, पॉजिटिव नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे जो आर एक्स है और आर वाई है, दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स नेगेटिव एरिया और ये वाई पॉजिटिव, इट्स मीन कि वाई यहाँ पे पॉजिटिव है और एक्स क्या है, नेगेटिव है। ये आप देखें क्लोज एरिया, दोनों ही नेगेटिव है। आर एक्स यहाँ पे नेगेटिव है और आर वाई भी यहाँ पे नेगेटिव होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आर वाई जो है वो नेगेटिव है और आर एक्स पॉजिटिव है। ये भी थोड़ा सा आपको क्वाड्रेंट के लिहाज से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कंडीशन है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये कंडीशन है, सिमिलरली थर्ड में ये कंडीशन है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कंडीशन है। ये आपको याद होना चाहिए। ये तो एक चीज़ होगी। दूसरा, जो फाई आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, देन एंगल आपने फाइंड करना है, तो उसका क्या रूल है। अगर तो आप देख रहे हैं कि जो आर वाई है, क्योंकि आपको पता है कि एंगल फाइंड करने का ये फार्मूला आर वाई ओवर आर एक्स। अगर तो ये दोनों पॉजिटिव है, इट्स मीन कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा, ठीक है। अगर तो फाई आर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फाई, तो फिर जो थीटा आप कैलकुलेट करेंगे वो फाई के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आर वाई पॉजिटिव है और आर एक्स नेगेटिव है, इट्स मीन कि फाई जो है वो एंगल थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। उस केस में क्या होगा,
उस केस में आप देख रहे हैं कि बेसिकली ये थीटा जो कि हम एक्स एक्सिस के साथ फाइंड करते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी। बेसिकली ये थीटा एक्स एक्सिस के साथ ये एक्स आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपका फाई है, जो कि ये वाला फाई एंगल होगा, और ये जो है थीटा, ठीक है। ये बेसिकली थीटा एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम ले। जब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं आर वाई और आर एक्स की, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिहाज से हों, तो देन जो है वो थीटा किसके इक्वल होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो टोटल है, ये टोटल अगर हम इसको लें तो ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में से आप माइनस करेंगे फाई को, तो आपके पास थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ होगी। थर्ड चीज़ है कि अगर जो है वो आर एक्स माइनस है और आर वाई दोनों माइनस है, ठीक है, आर वाई भी माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, देन क्या होगा। आपको पता है कि ये जो एंगल है ये हम थीटा ले रहे हैं, यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये यहाँ पे आएगा, फाई यहाँ पे लाएगा, ये वाला फाई। देन क्या होगा, देन जो एंगल होगा थीटा, वो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है हमें ये जो फाई है ये प्लस करना पड़ेगा 180 में से फाई हम प्लस करेंगे, तो ये एंगल है फाई, इसको देखें थीटा, ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आएगी तो उसमें से अगर मैं ये इसको जरा कर लूँ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या केस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि ये फाई है, ठीक है, ये वाला एंगल जो है ये फाई आ जाएगा, और ये जो है आपका जो है वो थीटा आ जाएगा। ओवरऑल जो हम कर रहे हैं, तो फाई आप कैसे, थीटा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको 360 डिग्री, ये पूरा राउंड करें 360 डिग्री ये बन रहा है, 360 डिग्री में से आप फाई को जो है वो माइनस करेंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सॉरी, ये जो फाई है ये बेसिकली ये है यार, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप ध्यान में रखें, ये फाई है। तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस फाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। ये चीज़ आपने जो है वो ध्यान में रखनी है अच्छी तरह, ताकि आपको जो है वो अगर सिंपल एमसीक्यू भी आ जाए कि फाई कहाँ पे लाया करेंगे, आर वाई पॉजिटिव है और आर एक्स जो है वो नेगेटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो ये चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आ जाता है कोई क्वेश्चन तो ये समझे कि ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, तो ये एक किस्म के नंबर जो है वो फेंके जा रहे हैं अकेडमी। तो इन चीज़ों को भी आपने अच्छी तरह मेमोराइज करना है। थैंक यू। नेक्स्ट हम जो है वो टॉपिक जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो हमने देखना था स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ये बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है। इसमें जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डॉट प्रोडक्ट आता है हमारे पास और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिर हम डिफरेंट जो क्वांटिटीज हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में क्या है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी दो वेक्टर है। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम की तरफ आ जाए, ये ए वेक्टर और ये बी है। जब बी का मैं प्रोजेक्शन इस पे ड्रा करूंगा तो ये जो प्रोजेक्शन है ये कंपोनेंट बी कोस थीटा जो कि ए के लॉन्ग होगा ये रोल प्ले करेगा। तो ये आप देख सकते हैं ए बी कोस थीटा, ठीक है। ये जो है हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, यानी इसमें कोस थीटा जो कंपोनेंट है वो रोल प्ले कर रहा है अलोंग द वेक्टर ऑफ ए। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास है वर्क, ये आप देख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा f डॉट डी। ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट जो है अपने डॉट प्रोडक्ट में आता है। ये सिंपल आप ज़हन में रखें, जस्ट कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज करवाने के लिए चीज़ों को जो है लिखा है। इसलिए जल्दी से मैं इसको कवर अप करता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, जब a एंड b परपेंडिकुलर हो, आपको पता है परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि थीटा जब 90 डिग्री के इक्वल हो, देन जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, a डॉट b जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा इन्वॉल्व है, cos जो है वो इन्वॉल्व है। तो उसके हिसाब से जो वेरिएशन है ये वो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन ये तो 90 डिग्री या सिमिलरली अगर पैरेलल हो यानी 0 डिग्री हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, ए बी आ जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री आपको पता है 1 के इक्वल है, ठीक है। ये भी एक इसका जो है वो फार्मूला कैरेक्टरिस्टिक। फिर यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म आ जाए। फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर आपको पता है कि हमने किया था कि ये जो यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूँ सिंपली, ये x है, y है और ये z है, इसके लॉन्ग है, j इसके लॉन्ग है और k
इसके लॉन्ग है ठीक। इसको थोड़ा सा क्लियर जो है वो बनाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे ड्रा करते हैं, इसमें आप ये देख सकते हैं ये x है, ये y है, ये z है। इसके लॉन्ग i है, इसके लॉन्ग j है और इसके लॉन्ग k है। i डॉट d, i डॉट i, देन जो j डॉट j, देन k डॉट k इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है इसी के लॉन्ग है 0 एंगल, फिर ये इसी के लॉन्ग है j डॉट j 0 एंगल, इसी के लॉन्ग है 0 एंगल, तो ऑब्वियसली वो 1 के इक्वल ही आएगा। लेकिन जब i डॉट j आ जाएगा तो 90 डिग्री, तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। j डॉट k आ जाएगा 90 डिग्री, k डॉट i 90 डिग्री, तो वो 0 के आ जाएगा इक्वल। तो ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी है, इस पर क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। सेल्फ जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट जो है उसके स्क्वायर के इक्वल है। ये भी एक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक है जो आगे आपने याद रखनी है। ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है ये वेक्टर जो है वो 5 है, ठीक है, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा? अगर इसके ही जो है वो मतलब इसी के इंडिविजुअल जो सेल्फ जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा? 5 ये कंसीडर कर लेते हैं, वो 25 के इक्वल होगा। तो ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है इस तरह a डॉट b। अब ये डिफरेंट जो है वो हमने कंपोनेंट्स ले लिए हैं जो कि 3 डायमेंशनली कंसीडर कर रहे हैं हम, कि x है, a y है, a z है, साथ यूनिट वेक्टर भी लिखे हुए हैं i j and k। बुक पे आप ये चीजें साथ साथ देखते जाएं, bx है i, by j प्लस bz k। इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि i के अलोंग i जो है एंगल 0 डिग्री है। इट्स मीन कि जब ये वाला कंपोनेंट इस bxi से जो है वो मल्टीप्लाई करेगा तो सर्वाइव करेगा, यानी आंसर 1 आएगा। और ये आपस में भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ax और bx आ जाएगा और इनटू 1 आ जाएगा i डॉट i, 0 एंगल की वजह से cos 0 डिग्री 1 आ जाएगा। लेकिन i जब इससे मल्टीप्लाई करेगा j से तो एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब i इस k से मल्टीप्लाई करेगा तो एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे ये मल्टीप्लिकेशन करके जो है ये कैलकुलेशन की गई है। तो बताने का मेन पर्पस ये है कि ये चीज का आपको आइडिया होना चाहिए एंगल से किस तरह जो है ये वेरिएशन आ रही है। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली इसमें डायरेक्शन जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। डायरेक्शन जो है वो बहुत रोल प्ले करती है इसमें। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम आ जाए, ये a है वेक्टर, देन ये b है वेक्टर। a क्रॉस b किसके इक्वल है? ab sin थीटा एंड n यूनिट वेक्टर। n जो है वो इन दोनों की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हम राइट हैंड रूल जो बुक पे मेंशन है। राइट हैंड रूल क्या है कि आप ये फर्स्ट वेक्टर है इस तरफ अपने हाथ को जो स्प्रेड करें, देन ये फिंगर्स टर्न करें सेकंड वेक्टर की तरफ जो कि ये b है। तो ये जो थंब है ये n नॉर्मल, ये a क्रॉस b की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। a क्रॉस b पॉइंट से जो है उसको शो करेगा ये फर्स्ट वेक्टर, देन टर्न टू द सेकंड वेक्टर, देन थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन, ठीक है। अगर इसी तरह मैं कहूंगा भाई पहला वेक्टर जो है वो b है, यानी b क्रॉस a अगर लूंगा तो ये फर्स्ट वेक्टर की तरफ, टर्न टू द सेकंड वेक्टर, देन दिस थंब इंडिकेट्स। इस केस में थंब जो है वो बोर्ड से बाहर आ रहा है, इस केस में जो है वो थंब इनवर्ट टू बोर्ड हो जाएगा, लेकिन है परपेंडिकुलर, लेकिन अपोजिट हो जाएगी। b क्रॉस a में n की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। ये थोड़ा सा आपको इसमें एग्जांपल जो फेमस एग्जांपल है r क्रॉस f, rf sin थीटा, ये टॉर्क है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है। आगे इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपने अच्छी तरह याद रखनी है, क्योंकि ये ई कैट में इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बाकी हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे इसके बाद, जिससे आपको फर्दर आइडिया होगा कि क्वेश्चंस को किस तरह इन डेप्थ में जो है ये ले जाते हैं ई कैट में, ताकि आप वो भी इजीली जो है इसको देख सकें। यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में जब a परपेंडिकुलर टू b हो यानी 90 डिग्री एंगल, तो उस केस में क्या आ जाएगा a b और साथ ये n यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब a पैरेलल हो स्पीड से इसको कॉल करते हैं sin 0 डिग्री, a b 0 आ जाएगा। आपको पता है कि sin 0 जो है 0 है। यूनिट वेक्टर के केस में क्या होगा, ये मतलब आप देखें i क्रॉस j जो है वो किसके इक्वल है? k के, ठीक है। अब इसको मैं अगर आपको बताऊं, इसको रेज करते हैं, इसको आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे डायग्राम ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये x है,
वाई है, एक्स जी वाई, ये आई है, ये जे है, ये के है, और ये आपस में परपेंडिकुलर है। अब आई क्रॉस जे, ये परपेंडिकुलर जो है वो ये क्या है, के, क्योंकि उनके परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन को शो करता है। इट्स मीन कि आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल होगा। सिमिलरली जे क्रॉस के आई के इक्वल होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, राइट हैंड रूल से। अगर आप देखें पहला वेक्टर ये, सेकंड ये होगा, तो ये उसके परपेंडिकुलर है। इसको डरा तो नहीं किया जा सकता बोर्ड पे, लेकिन थ्री डायमेंशनली कंसीडर करें। जिस तरह ये मार्कर है, ये आप इसको जो है वो ले लें कि ये x है। अगर मैं इसको ले रहा हूँ एक डायमेंशन में, ये z है, तो ये उसके x है, ठीक है। अगर मैं ले रहा हूँ z क्रॉस x, सॉरी k क्रॉस j, ये आ जाएगा, और ये उसका y है, ठीक है। सिमिलरली k क्रॉस i इज इक्वल टू j, तो ये उसके जो डायरेक्शन जो है उसके इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली इसको आप उल्टा भी सकते हैं, मतलब इसमें क्या है कि अगर j क्रॉस i हो जाए तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव माइनस के, यानी अगर ये इस तरह आ जाए j क्रॉस i नेगेटिव माइनस के। सिमिलरली ये सारी चीजें उसी अगले स्टेप्स के लिए जो क्वांटिटीज हैं इन पे भी जो है अप्लाई हो सकती हैं। सेल्फ वेक्टर ऑब्वियसली 0 डिग्री एंगल है, तो ये 0 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री जो है वो 0 है। तो ये चीज जो है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक कैरेक्टरिस्टिक जो अभी हमने रेज की थी, मैं यहाँ पे उसको दोबारा ड्रा करता हूँ कि ए क्रॉस बी जब आपने फाइंड करना हो, हम डिटरमिनेंट जो आप मैथ में भी यूज करते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आई जे एंड के है, ठीक है, ये एक्स आ जाएगा, ठीक है, ए वाई आ जाएगा, एंड ए जी आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा, बी वाई एंड बी जी। ये इस तरह हम लिख सकते हैं थ्री डायमेंशनली। अगर वेक्टर उनके कंपोनेंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं ए एक्स ए वाई ए जी, बी एक्स बी वाई बी जी, तो आपको पता है कि जब हम डिटरमिनेंट जो है इसको हम ओपन करेंगे, जब हम ओपन करेंगे तो ये लाइन कंसीडर भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं कंसीडर करेंगे, तो आई इधर आ जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे ए वाई बी जेड माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब इससे मल्टीप्लाई माइनस लगाते हैं ए जी एंड बी वाई आई, ये है। पहले यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, अब जब होगा तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, फिर जे आएगा। अब जे के लॉन्ग जो लाइन है इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, और जे के ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वर्टिकल लाइन है, इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे। ए इससे मल्टीप्लाई होगा ए एक्स बी जी माइनस बी एक्स, ये जो ए जेड है ये आपको मैंने खोल के बता दिए दो आगे के, उसी तरह जो है आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन पहले प्लस आएगा फिर माइनस, फिर के साथ भी जो है वो प्लस आप लगाएंगे, और उसी तरह जो है के लॉन्ग जो लाइन है इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, वर्टिकली जो लॉन्ग है, और जो के ये इधर हॉरिजॉन्टली इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, तो फिर ये जो पार्ट्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की, ये आपको अच्छी तरह जो है मेमोराइज भी करनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छी तरह रिवाइज होने चाहिए ई कैरेट के लिए, यानी बुक की रीडिंग आपकी फुली जो है वो ग्रिप में होनी चाहिए, देन इंशाल्लाह जो है वो अच्छी तरह जो है वो अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ तो आगे आपको आइडिया होगी ये क्वेश्चन किस तरह मैनिपुलेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, A क्रॉस B पॉइंट्स, A क्रॉस B पॉइंट्स, if A क्रॉस B पॉइंट्स along Z axis, then vector A lies, options हैं x y z plane, z y plane, x y plane and z x plane। ये सिंपल है,
कि वेक्टर ए कहाँ पे लाए गए हुए, एक रोज बी पॉइंट्स हैं अलोंग जी एक्सिस। तो वेक्टर ए कहाँ पे लाए गए हुए, अब आपको मैंने बताया था, आप अगर ये चीजें में रख रहे हैं भी ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, तो एक रोज बी जो पॉइंट्स हैं वो जी एक्सिस के लॉन्ग है, इसके लॉन्ग। अगर आप देखें तो वेक्टर, एक वेक्टर का वो पूछ रहा है, तो ये अगर मैं कंसीडर कर लूं वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये उसके परपेंडिकुलर है ना जी, ये एक क्रॉस बी पॉइंट। ऑब्वियसली वेक्टर ए जो है वो यहाँ कहीं लाई करेगा इसी प्लेन में, इसी प्लेन में जो है वो वेक्टर ए बी लाई करेंगे, क्योंकि ये उसके ही परपेंडिकुलर है जी। इट्स मीन के इसका आंसर क्या होगा, एक्स वाई प्लेन। तो ये आप देख लें, सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप चीजों का आइडिया ले रहे हैं कि किस तरह हमने कॉन्सेप्ट से जो है वो बेसिक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है द क्रॉस प्रोडक्ट of 5i and 7j in the same order will lie along. ऑप्शन हमें दे रहा है x axis, y axis, z axis, ये जो है माइनस z axis। अब यहाँ पे देखें कि 5i एंड 7j है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको याद हो i क्रॉस j, ये फिगर ज़हन में लेके हैं, उसी तरह ये x है, ये z है, ये y है, इसके लॉन्ग i है, इसके लॉन्ग j है और ये k है। आई क्रॉस जे, सिमिलरली उसी ऑर्डर में इसका क्रॉस आई एंड जे इन्वॉल्व है, तो अगर किस प्लेन पर लाई करेंगे, ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट क्या है, प्लेन के जी एक्सिस, ठीक है। लेकिन अगर वो इसको कर दे 7j एंड 5i, तो देन क्या होगा, j एंड k, तो देन जो है ये नेगेटिव जी एक्सिस हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी जो एक ही क्वेश्चन को मैंने डबल किया ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके जो है वो क्लियर होने चाहिए, डायरेक्शंस, राइट एंड रूल, डिफरेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये इसी तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप इजीली जो है वो करेक्ट आंसर पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 3 पे। The magnitude of the resultant of two forces, the magnitude of the resultant two forces, magnitude of the resultant two forces is minimum, ये ध्यान रखें, when angle between them is 60 degree, 45 degree, 180 degree and B 0 degree। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ जो कि आपने याद रखना है कि रिजल्टेंट जब फाइंड करना है, टू वेक्टर्स वो दे रहा है, ए वेक्टर दे, फोर्सेस दे, कोई भी टू वेक्टर्स दे रहा, रिजल्टेंट का फार्मूला जो है हमें पता है कि f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। तो वो कह रहा है कि मिनिमम होगा कब, अब आपको पता है cos 0 डिग्री तो 1 है, तो ये तो वैल्यू बढ़ेगी, ये प्लस हो गया, इसमें प्लस हो गया ये फैक्टर, लेकिन cos 180 डिग्री आपको पता है ये -1 क्या लिखा है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे माइनस बन जाएगा तो वैल्यू रिड्यूस होगी। 45 डिग्री में भी आंसर जो है वो
माइनस है तो ज़्यादा ही है, 60 डिग्री के केस में भी माइनस है तो ज़्यादा ही है। इट्स मीन कि मिनिमम होगा जब एंगल 180 डिग्री होगा। लेकिन ये फार्मूला आपने याद रखना है अच्छी तरह, आपसे एंगल भी पूछा जा सकता है ये वैल्यूज दे के, आपसे जो है वो रिजल्टेंट दे के F1 पूछी जा सकती है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अच्छी तरह इसको जहन में रखें ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे रेलिवेंट आ जाए तो आप इजीली जो है उसको हैंडल कर लें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 2 के हवाले से, क्वेश्चन नंबर 4। The minimum number of unequal forces, the minimum number of unequal forces, the minimum number of unequal forces whose vector sum can be 0 is 2 है, 4 है, 3 है, D 5। कितने मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल जो है फोर्सेस हैं whose वेक्टर सम कैन बी 0। इसमें आप ये चीज ध्यान में रखें कि 3 हो सकते हैं, 2 के केस में भी नहीं हो सकता, 1 के केस में 3 है मिनिमम। को पता है कि जब आप ये इस तरह क्लोज्ड शेप बनाते हैं, ये A वेक्टर ले लें, ये B ले लें, ये रिजल्टेंट ले लें, ठीक है, तो इन तीनों का सम जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है। तो आपको पता है कि ये किसका इक्वल है, A प्लस B के। जब आप इसको इधर प्लस करेंगे इट्स मीन कि ये माइनस हो रहा है, ये भी सेम वैल्यू है, ये भी सेम है, क्योंकि ये इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट है, तो ये 0 के इक्वल आ सकता है, ठीक है। तो ये मिनिमम 3 जो है वो 4 वेक्टर सम जिनका जो है वो 0 के इक्वल है। ये मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपने ज़हन में रखना चीज़, आपको एनालाइज हो जाएगी किस तरह हमने टैकल करना, ठीक है। थैंक यू, बुक को रीड करें, बाकी इंशाल्लाह फर्दर हम पार्ट 3 में चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।